हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिविल डेली। माय नेम इज़ पार्थ एंड लास्ट टाइम हमने जो वीडियो निकाला था आपके डाउट्स के बाद कि यूपीपीएससी के जो मैक्रो डाउट्स थे जो आप लोगों ने हमसे पूछे थे, उसके बाद से हम लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। एंड हमें जो समन्वय फॉर्म्स आप लोगों ने फिल करके दिए जिसमें आपने अपनी बेसिक क्वेरीज पूछी, उसमें हमको ये निकल कर आया कि यार आपके बेसिक डाउट्स तो चलो सॉल्व हो गए, बट व्हाट अबाउट फाइनल डिटेल्स कि क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये तीन चीज़ें जब तक आपको नहीं समझ में आएंगी तब तक आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू फेज तक आप सक्सेसफुली कवर नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं लेकर आ रहा हूँ आपके सामने ये वीडियो जिसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यूपीपीएससी प्रीलिम्स जो 2021 का होने वाला है 13 जून को, उसकी कैसे तैयारी करनी है, क्या सब्जेक्ट वाइज पैटर्न रहा है। स्पेशली पिछले 2 सालों में देखिए एग्ज़ाम काफ़ी इवॉल्व हो चुका है एंड उसके बाद हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो इवॉल्व पैटर्न है इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, कैसे यूपीपीएससी एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चंस पूछ रही है। 18, 19, 20, 16, 17 भी मान सकते हैं, बट हाँ फ्रैंकली स्पीकिंग पहली बात तो 19 का प्रीलिम्स, 20 का प्रीलिम्स ये आपके लिए इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों प्रीलिम्स का क्या वेटेज था ओवरऑल, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो एंड तक देखिए प्लीज इस वीडियो को। फिर ओवरऑल पिछले 5 साल में इन्हीं सब्जेक्ट्स का ओवरऑल एक ट्रेंड क्या रहा है कि जो 150 सवाल यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में आता है जीएस पेपर में। अभी आज हम बाय द वे आज हम सीसेट की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम केवल जीएस की बात कर रहे हैं। तो ये जो 150 सवाल आते हैं जीएस पेपर में पीसीएस प्रीलिम्स के, इसका ओवरऑल वेटेज पिछले 5 साल में क्या रहा है एंड स्पेशली 19 एंड 20 के प्रीलिम्स में क्या रहा है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली अगर आप ये देखिए कि अभी मैंने बात की कि काफ़ी इवॉल्व हो रही है स्ट्रैटेजी एंड इसी के साथ मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये भी रहा है। अभी मैं जब आ रहा था ये लेक्चर के लिए, ये रिकॉर्डिंग के लिए, तो मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया कि सर कैन यू प्लीज टेल मी अ बुक फॉर अ जीएस प्रिपरेशन, फॉर द जीएस प्रिपरेशन। अब आप मुझे ये बताइए कि 2021 चल रहा है, आज के ज़माने में क्या हम एक सिंगल बुक पढ़ के एक इतना बड़ा एग्जाम निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। एंड ये ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है। देखिए वो टाइम रहा होगा कभी, फ्रैंकली मैंने तो नहीं देखा, बट टाइम रहा होगा जब बड़ी बड़ी पब्लिकेशंस इतनी मोटी मोटी किताबें जीएस के नाम पर बेचती थी, जिसमें एक ही बुक में हिस्ट्री भी था, इकोनॉमी भी था, पॉलिटी भी था एंड ज्योग्राफी भी था एंड सो कॉल्ड करंट अफेयर्स भी था। बट आपको लगता है कि एक ऐसा एग्जामिनेशन जहां पर आपको 23 करोड़ वाली पॉपुलेशन को गवर्न करना है, को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स देनी है, उसको आप एक सिंगल किताब पढ़ के निकाल सकते हैं? भाई मैंने तो नहीं देखा। सो ऐसे में अगर मेरे से एक इंसान आज के ज़माने में भी ये पूछ रहा है कि सर एक बुक बता दीजिए, एंड वो ऑनेस्टली पूछ रहा है, ठीक है, उसके पास जो मिथ्स हैं, उसके पास जो प्रिजुडाइसेस हैं यूपीपीएससी को लेकर, उसके रिगार्डिंग ही पूछ रहा है, क्योंकि उसको अब तक बताया ही गया है कि जीएस में 10 पन्ने का ये पढ़ लो, 10 पन्ने का वो पढ़ लो, तुम्हारा एग्जाम निकल गया। फ्रैंकली पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो स्ट्रैटेजी इवॉल्व हो रही है पीसीएस की, ऐसे में आपकी स्टडी भी इवॉल्व होनी चाहिए। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप केवल हार्डवर्क ना करें बट स्मार्ट स्टडी भी करें। देखिए हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है, नो डाउट, स्मार्ट स्टडी भी उतनी ही ज़रूरी है। मैं 10 घंटे रगड़ के पढ़ रहा हूँ बट अगर एंड में रिजल्ट मेरा नहीं आ रहा है तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। बट एट द सेम टाइम मैं लेट्स से 8 ही घंटे पढ़ रहा हूँ बट मैं स्मार्टली पढ़ रहा हूँ, मुझे अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता है, तभी तो मैं कोई एग्जाम निकाल पाऊंगा ना। इट इज जस्ट लाइक कि आपका एक फैक्टर होता है ना कि हार्डवर्क और लक, हार्डवर्क और लक, जब तक दोनों में नहीं मिलेंगे तब तक कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है। सिमिलरली आपका हार्डवर्क और स्मार्ट स्टडी ये दोनों बहुत जरूरी हैं। एंड स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या हुआ, आपको क्या आता है ये तो पता है ही है, आपको क्या नहीं आता है ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर किसी की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। फ्रैंकली सबकी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। आप 2-3 भाई बहन एक ही घर में होंगे, सबकी पढ़ाई का तरीका अलग होगा, सबका एक नॉलेज स्किल लेवल भी अलग होगा। सो ऐसे में जो मेरे को सूट करता है वो जरूरी नहीं कि मेरे भाई या बहन को भी सेम चीज़ सूट करे। तो सिमिलरली जो एग्ज़ाम जहाँ पर 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 4 लाख लोग अपीयर करते हैं, हर साल 800 से 900 बच्चे सेलेक्ट होकर गवर्नमेंट जॉब्स में जा रहे हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू, सबकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। तो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी लेकर जरूर आना है।
बट ये प्रिपरेशन आपको आइसोलेशन में बिल्कुल नहीं करना है। आइसोलेशन का क्या मतलब हुआ? आपको आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कि कमरा बंद करके पढ़ना है, फेयर इनफ, बट कमरा बंद करके 24 घंटे नहीं रहना है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी इवॉल्व करने के लिए अपने आसपास से गाइडेंस की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है ऐसे एग्जाम्स में। एंड सिविल्स रियली एज एन ऑर्गेनाइजेशन, सिविल्स रियली एज एन इंस्टीट्यूट इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू टू सपोर्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। आप हमारे पास आइए, हम आपको गाइडेंस देंगे एंड इट इज एज ऑफ नाउ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप समन्वय फॉर्म फिल करिए, आप हमारे साथ हैबिटेट पे जुड़िए एंड जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जैसे आपने पिछले वीडियो के बाद मैक्रो क्वेरीज पूछी थी, इस वीडियो से पहले आपने मैक्रो क्वेरीज पूछी है, मैक्रो और माइक्रो, ठीक है, महीन क्वेरीज। तो ऐसे में ये जो बदलता सिनेरियो है यूपीपीएससी का पिछले 3 सालों में, उसमें आपके साथ आपका हार्डवर्क, आपकी स्मार्ट स्टडी एंड तीसरा आपके लिए गाइडेंस बहुत जरूरी है। इसके बिना आप ये एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अब बात करते हैं कि आपको स्टार्ट क्या करना है। सबसे पहली चीज, अगर आप क्रिकेट की बात करेंगे, मैं एग्जांपल लेता हूं क्रिकेट का, आप जरूर सारी बातें कर लेते हैं कि इस टेस्ट मैच में कुलदीप यादव खेलेगा कि नहीं खेलेगा, काश रविंद्र जडेजा होता तो ये सिनेरियो अलग ही हो जाता। बट एट द सेम टाइम आप पहली चीज क्या नोटिस करते हैं किसी भी टेस्ट मैच या क्रिकेट मैच या वनडे मैच के स्टार्टिंग में? पिच, क्योंकि सारा खेल उस 22 यार्ड के दायरे में ही होने जाने वाला है। तो ऐसे में अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, आपको सबसे पहले जरूरी हो जाता है सिलेबस। बिना सिलेबस जाने आप हवा में तीर तो नहीं मारने जा रहे हैं ना। और इसके बाद क्या होता है कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो बाद में आके ग्रिप करते हैं कि यार पीसीएस ने ये पूछ लिया, इवन यूपीएससी में भी मैंने ये सेम चीज देखी है, यूपीएससी ने ये पूछ लिया, यूपीपीसीएस ने ये पूछ लिया। अरे भाई, आप उनका सिलेबस उठा के तो देखो ना, आप उनका सिलेबस उठा के देखोगे तब आपको रियलाइज होगा कि कितनी चीजें वहां पर स्पेसिफिकली मेंशन है जो आप सरसरी निगाह से देखते हो, आप स्किप कर जाते हो। एग्जांपल दे देता हूं, आप बोलते हो कि यार हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, हिस्ट्री का मतलब तो केवल मॉडर्न इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल होना चाहिए। बट नहीं, क्यों है? क्योंकि आप अगर उनका स्पेसिफिकली सिलेबस उठा के देखेंगे, द फर्स्ट थिंग दैट दे हैव मेंशन्ड इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है ना, एंड स्पेसिफिकली अगेन दे हैव मेंशन्ड 3 more थिंग्स, नॉट 2, 3 more थिंग्स, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल हिस्ट्री। तो अब अगर वो आपसे विजयनगर एम्पायर है, मौर्यन एम्पायर है, चोला एम्पायर पूछ लेते हैं, सो वो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बोला है, अब आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए आपकी गलती हो रही है कि आप ये चीजें नहीं समझ पा रहे हैं कि एक अचानक से क्वेश्चन कहां से आ गया। यार हम तो फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ के गए थे, 1857 के बाद से पढ़ के गए थे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको सिलेबस जानना बहुत जरूरी है एंड एक एक टॉपिक आपको पता होना चाहिए एंड देन एक एक टॉपिक आपको पढ़ना है। सेम गोज फॉर द मेंस, सेम गोज फॉर द प्रीलिम्स। सिमिलरली आगे हम एक डिस्कशन करेंगे मिसलेनियस टॉपिक के ऊपर। अब वो मिसलेनियस टॉपिक हवा में तो नहीं आए ना, वो मिसलेनियस टॉपिक वहां प्रॉपर मेंशन है, अर्बनाइजेशन मेंशन है, सोशल डेवलपमेंट मेंशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेंशन है। वो साफ कहता है कि करंट अफेयर्स 12 महीने का इंपॉर्टेंट है। जब वो आपको इतना हैंड होल्डिंग कर रहा है, तो ऐसे में अगर क्रिकेट के लिए पिच जानना बहुत जरूरी है, यूपीपीएससी के लिए या फिर यूपीएससी के लिए आपको अपना सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इसकी, आपकी बेसिक स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि आप पहले मेंस पढ़िए, मेंस के पेपर 1, 2, 3, 4 पढ़िए। पेपर 4 आप चाहें तो एक बार स्किप भी कर सकते हैं। स्किप का इन द सेंस की प्रीलिम्स से पहले आप सरसरी निगाह से देख सकते हैं, 1 रीडिंग 2 रीडिंग दे सकते हैं। बट पेपर 1, 2, 3 जो जीएस के पेपर है मेंस के, उनका कवरेज 100% है प्रीलिम्स में। तो आपकी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि आप 70% आपका टाइम जो है ओवरऑल, अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपका 40 से 45 मिनट्स, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 1 घंटे का, मैं वैसे बताता हूँ कि अगर आप 1 साल पढ़ रहे हैं, ठीक है, और प्रीलिम्स लेट्स से कि अभी जून में ही है, तो आप मार्च तक आप मेंस की तैयारी करिए एंड अप्रैल के बाद आप प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो आपकी बेसिक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप ओवरऑल जितना भी समय देते हैं उसका 70% आपको मेंस में देना है एंड 30% आपको अपने प्रीलिम्स के लिए देना है। एंड कुछ अलग नहीं करना है, कुछ अलग नहीं करना है।
मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, आपका अपने आप प्रीलिम्स की काफ़ी हद तक तैयारी हो जाएगी। आखिरी जो 3 महीना मैंने ये बताया, इसमें आपको अपने प्रीलिम्स से स्पेसिफिक चीज़ों पर फोकस करना है। अब वो स्पेसिफिक चीज़ें क्या होती हैं, अभी मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। अब ये मैं मेंस की चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, देखिए अगर आप इवॉल्विंग स्ट्रेटजी देखेंगे यूपीपीएससी की पिछले कुछ सालों में, एक पॉइंट वो था कि जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यूपीपीएससी बहुत रेयरली पूछता था। आपके घर में अगर या आपके जानने वाला कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है स्टेट में, उत्तर प्रदेश में, आप उससे पूछिए जिसकी 15 साल 20 साल सर्विस हो चुकी है, उससे अगर आप ये पूछेंगे कि आपके टाइम पे क्वेश्चंस कैसे आते थे, वो सीधे बोलेंगे एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन। अब जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसको पता है कि इसका ठीक उल्टा होता है। यूपीएससी में क्या होता है, 80% क्वेश्चन, 75% क्वेश्चन, कम से कम 75% क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड या फिर ऑप्शन बेस्ड होते हैं, जिनमें आपको मल्टीपल ऑप्शन में से कुछ चूज करना होता है। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत कम होते हैं। इसका ठीक उल्टा यूपीपीसीएस में होता था, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, ये बताओ, ये एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, ये बताओ। कभी कभार एजर्शन और रीजन वाला आ जाता था बीच में। दैट इज द ओनली थिंग दैट यूपीपीएससी वाज आस्किंग बिफोर 3-4 ईयर्स अगो, ठीक है। बट अब ये चीज बदल चुकी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि अचानक से रेशियो बहुत बदल गया है, बट अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं यूपीपीसीएस में वो अपनी जगह बनाने लग गए हैं। और अगर प्रॉपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं भी हैं तब भी एक क्वेश्चन 5-6 ऑप्शंस। अब उन 5-6 ऑप्शंस में से भी आपको फिर 4 ऑप्शंस चूज करने हैं, 1 and 2 ओनली, 3 and 4 ओनली, 1, 2, 3 ओनली, 3 and 4 ओनली। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अब अगर आपको वो चीज की जानकारी नहीं है तो आप कैसे सवाल सॉल्व कर पाओगे, वो आप सॉल्व कर पाओगे मेंस की प्रिपरेशन से, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको आइडिया मेंस के कॉन्सेप्ट से लगता है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं या फिर तिकड़म, विच इज योर एलिमिनेशन, अगर आपको ये चीजें करनी है, 3 चीजें, तो आपको मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। मैंने कुछ दिन पहले भी शायद तक किसी को एग्जांपल दिया था। लास्ट ईयर एक सवाल आया था यूपीपीसीएस में 2020 में कि उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए। उन्होंने ये बोला कि 4 लेडीज का नाम था और उनमें ये था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इनका स्टार्टिंग से एंड तक नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के चेयरपर्सन के तौर पर इनका जो टर्म था उसके रूप में लगाएं। ये किसको पता होगा? ये किसी को नहीं पता हो सकता है, ठीक है। स्पेशली आपको अगर एक नाम भी पता है तब भी आप वो क्वेश्चन कर सकते थे, बट वहाँ 4 नाम थे, आप वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे लगाते हैं? क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स मीन्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे होते हैं तो आपको समझ में आता है कि पिछले 3 साल से या 4 साल से ममता शर्मा इस समय नेशनल वुमेन कमीशन जिसको आप बोलते हैं उसकी चेयरपर्सन है, एंड वो केवल एक ऑप्शन में लास्ट वाले ऑप्शन पर था कि शी इज द लेटेस्ट। आप वो अगर सॉल्व कर ले जाते हैं तो आपका बिना बाकी 3 नाम जाने आप वो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हैं। तो वो तिकड़म आपका अप्लाई ऐसे ही होगा, एंड तिकड़म के लिए सिविल के लिए आपको हेल्प करेगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा। बट आप अगर हैबिटेट में मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि यूपीपीएससी में तिकड़म तो बहुत आसान है, इट्स जस्ट लाइक अ केक वॉक। सिमिलरली जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं पहले बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते थे इकोनॉमिक्स में, बट अब धीरे धीरे कंसेप्चुअल आने लग गए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड आने लग गए हैं, एंड इसके लिए हमको एनसीईआरटीज आगे जाकर बहुत काम आने वाली हैं। अभी तक मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारी हिंदी बेल्ट में रहते हैं और उन्होंने एनसीईआरटी छुई भी नहीं है। ना छूने के कारण ये भी है कि उन्होंने ज़्यादातर स्टेट बोर्ड से पढ़ाई की है, अब चाहे वो हरियाणा स्टेट बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार हो, तो एनसीईआरटी से उनका ताल्लुकात बहुत कम रहा है। बट अगर आपको ये कंसेप्चुअल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करना है तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। अब देखिए आपकी स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए, ठीक है। अब ऐसा कोई भी बंदा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसके लिए तो सबसे आसान चीज हो जाती है यहाँ पर। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप जो अपना कन्वेंशनल किताब पढ़ रहे थे ना यूपीएससी के लिए, आप ज्यादा से ज्यादा उसी पे स्टिक करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे थे, लक्ष्मीकांत पढ़ते रहो। अगर आप रमेश सिंह पढ़ रहे थे, आप रमेश सिंह पढ़ते रहो। अगर आप एनसीईआरटीज एंड कोचिंग लियोंग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी के लिए, पढ़ते रहो। आपको बस थोड़े ट्विक्स करने हैं, ठीक है। 100% आप तो वो कंटेंट नहीं यूज कर सकते यहाँ पर, बट द पैटर्न रिमेन्स द सेम। तो ऐसे में आपके लिए बहुत जरूरी रहता है कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी जो रिसोर्स बुक्स हैं
आप फोकस ये करें कि आपको 80 से 90% उसी पर रिलाई करना है। आपको कुछ अलग से कुछ नई किताबें अचानक से मार्केट से खरीद के लेकर नहीं आनी है। हाँ, कुछ लानी जरूर है, बट वो इतनी बल्क मात्रा में नहीं होंगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा है। मैं जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, मैंने यूपीएससी के लिए कुछ अलग से नहीं किया। अलग से करने के लिए मैंने बस उनका करंट अफेयर्स एंड जीके देखा। बट जो मेरी स्टैटिक किताबें थी, चाहे वो लक्ष्मीकांत रही हो, चाहे वो विपिन चंद्रा रही हो, चाहे वो स्पेक्ट्रम रही हो, चाहे वो जीसी लियांग रही हो, चाहे वो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 9 से लेकर 12 तक रही हो, बाकी सब्जेक्ट्स की थी, वो सब मैं ऐसे ही एज इट इज फॉलो करता रहा, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन तो आज भी आएगा ना पीसीएस में। तो वो चीज़ें आप अपनी एज इट इज कैरी ऑन करते रहिए, ठीक है। बट अब आपको देखना क्या है कि आप जब अपने टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, साइंस का हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हो, किसी चीज़ का हो, उसमें आपको अपने स्टेट्स के जो एस्पेक्ट्स हैं वो अपने ध्यान में रखने हैं। एग्जाम्पल दे देता हूँ, अभी थोड़ी देर में आपको एग्जाम्पल में लाइव क्वेश्चन से एग्जाम्पल दूंगा। अब लास्ट ईयर यूपीपीएससी ने पूछा 3 स्कीम्स, ठीक है। ये 3 स्कीम्स वो स्कीम्स थी जहां पर उन्हें यूपी एंगल पूछ लिया। अब ये आपने तो पढ़ा ही होगा, आपने हृदय स्कीम पढ़ी होगी, आपने स्मार्ट सिटी प्रोग्राम पढ़ा होगा, और आपने नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो इंडेक्स है वो पढ़ा होगा। बट जब आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, साथ में उसका अपने स्टेट का एंगल भी देख लीजिए। अपना स्टेट एज ऑफ नाउ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में क्या चीज़ें एप्लीकेबल हैं, कितनी सिटीज़ उसमें है, अगर कोई ऐसा कोई प्रोग्राम है, क्या पॉपुलेशन है, कितना कवरेज है, ठीक है। अब अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो आप ज्योग्राफी तो वाइडली पढ़ ही रहे हो ना, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आप उसमें थोड़ा और डिटेल में जाओ। सेम बुक, आपको बुक चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ट्रस्ट मी ऑन दिस। बट उसी बुक में आपको थोड़ा यूपी का भी डेटा मिलेगा। जैसे आपको ज्योग्राफी में बात आती है खादर बांगर की, ठीक है, तराई रीजन की, ये सब कहाँ है, यूपी में है ना। आप थोड़ा और डिटेल में देख लो उस एरिया को बस, ठीक है। अब आप हिस्ट्री की बात करते हो, ठीक है। आपके जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट है, एक तो पैन इंडिया हो गया, एक यूपी स्पेसिफिक भी हो गया कि यूपी में कौन कौन से, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, ठीक है, ये मैं बहुत कॉमन नाम आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बेगम हजरत महल, आप इनके बारे में पढ़ो, मंगल पांडे, ठीक है। आपने वैसे भी इनके बारे में पढ़ा ही है, बट आपने लार्जर पर्सपेक्टिव में पढ़ा है। अब इसको आपको पढ़ना है स्टेट के एस्पेक्ट से, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते थे, क्यों थे। जैसे अभी कबीर की जयंती मनाई जा रही थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर संत कबीर नगर पहुंचे थे उनकी याद में, ठीक है। अब आपको ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप कबीर एज अ टॉपिक आप पेपर 4 में भी पढ़ते हो, एथिक्स में, ठीक है, आप फिलॉसफी में पढ़ते हो, बट उनका उत्तर प्रदेश का जो एंगल है आपको वो भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है सडनली। कहाँ पर उनका घर है, कहाँ पर उनकी पैदाइश हुई, कब मरे वो अभी कौन सा जिला है, ठीक है। संत कबीर नगर के बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो आप कुछ भी पढ़ो, आप वही टॉपिक पढ़ो जो आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे थे, यूपीपीएससी के लिए पढ़ रहे थे, बट उसमें अपना स्टेट का एस्पेक्ट ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है। एंड बात आती है फैक्चुअल एलिमेंट्स की, ठीक है। अब बात फैक्चुअल एलिमेंट्स की अगर मैं करूं तो एक मिथ कह लीजिए, सच्चाई कह लीजिए, ये तो है कि पीसीएस में अभी भी काफी फैक्चुअल स्टफ आता है, एंड वो ऑन योर फेस है, वो बिना शेम के आपसे पूछते हैं। एक जो हमारा एलिटिज्म है यूपीएससी का कि यूपीएससी तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एग्जामिनेशन है, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, इवन इंटरव्यू भी एनालिटिकल होता जा रहा है, ठीक है। बट यूपीपीएससी आज भी आपसे फैक्चुअल सवाल पूछेगा ही पूछेगा, एंड आप उससे भाग नहीं सकते हो, क्योंकि उसका वेटेज कम से कम 40 से 50 क्वेश्चंस का है, 1/3 वेटेज है। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, स्टैटिक फैक्चुअल क्वेश्चंस की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल। तो ऐसे में आपको जो भी पढ़ रहे हो आप, उसमें ये 4 W's जो है ना, ये आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हु। आप कोई भी न्यूज़ पढ़ो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोविड वैक्सीन के बारे में पढ़ रहे हो, सबसे पहला डोज यूपी में कहाँ लगा, सबसे पहला डोज यूपी में किसको लगा, ठीक है। आपके पास सामने करंट अफेयर्स तो ही है ना, आप उसी करंट अफेयर्स को आप जो लार्जर पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हो, आप थोड़ा माइन्यूट डिटेल ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर सवाल था डिफरेंट रीजनल समिट्स को लेकर, ईस्ट एशियन समिट्स, सार्क समिट तो नहीं हुआ, ठीक है, G7 समिट। अब आप ट्रस्ट में, आपने समिट्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा,
न्यूज़पेपर के थ्रू पढ़ा होगा, किसी बुकलेट के थ्रू पढ़ा होगा, ये सबमिट हुई। आपने लेकिन कहाँ ध्यान दिया? अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे थे, आपने ध्यान दिया कि उसका ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला, उसकी इस बार की थीम क्या थी। बट यूपीपीसीएस ने लास्ट ईयर ये पूछ लिया कि वो कहाँ कहाँ हुआ था। 4 सबमिट्स पूछे थे, चारों की अलग अलग लोकेशंस थी। उसमें ये पूछ लिया कि इनमें से कौन नहीं है, कौन सही ऑप्शन नहीं है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस जितने भी आप आर्टिकल्स पढ़ें, जितना भी आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ें, उसमें व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हु, ये ढूंढ लेंगे। आपका, मैं कह रहा हूं, अगर आप 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं फैक्चुअल, 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं फैक्चुअल, आप 50 का मैं मानता हूं, 50 क्वेश्चंस अगर फैक्चुअल आ रहे हैं, आप आराम से 40-45 कर लेंगे। हाँ, शुरू में थोड़ा ट्रिकी होता है याद करना कि यार ये हुआ क्यों था, बट अगर आप वही चीज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ना शुरू कर देंगे, आपको बहुत चीज़ें एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे यूपीपीसीएस बहुत इजीली ये पूछ लेता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ, 1970, 1971, 1972, 1973। सिमिलरली प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ। अब आप जानते तो हो ही प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, बट जब आप वो चीज पढ़ रहे हो, आप प्लीज उस पर ये भी ध्यान दे लो कि व्हेन, कब हुआ, या फिर किसने किया, किसकी सरकार थी, कौन मिनिस्टर था, एंड वो क्या है। व्हाट तो आप हमेशा पढ़ ही रहे हो, अब ये 3 चीजें पढ़ना और ध्यान से देख लो, आपका फैक्चुअल एलिमेंट धीरे धीरे आप उसमें कंफर्टेबल होना स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो यूपीपीसीएस ने पूछे थे। ठीक है, एंड आपको ये देखना होगा कि यार ये अलग एग्जाम हल्का सा क्यों है यूपीएससी से, आप क्यों पूरा यूपीएससी पर रिलाई नहीं कर सकते हो, एंड क्यों आपको थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट, थोड़ा स्मार्ट स्टडी एंड थोड़ा फैक्चुअल जानना जरूरी हो जाता है। ये जो क्वेश्चंस हैं, मैं 4 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे। ये क्वेश्चंस जो हैं ये 2020 के प्रीलिम्स में आए थे, जो 11 अक्टूबर को हुआ था। अब अगर आप ये ध्यान से देखो ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज नॉट यूज्ड टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 2 चीजें इंपॉर्टेंट, नॉट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, अब मैं किसी से भी अगर पूछूं जिसने भी प्रिपरेशन कर रखी है, 12-13 महीने दे दिए हैं इस प्रिपरेशन को, उसको इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में तो पता ही होगा ना। इतना आसान हो जाता है कि आप इसको अपने मेंस में भी कोट करते हैं, इसको आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हैं, इसको आप अपने इंटरव्यू तक के लिए पढ़ते हैं। बट पीछे से सवाल क्या पूछा? नॉट। ठीक है, तो ऐसे में आप ये मत सोच के चलिए कि आपको जो आता है वही यूपीपीसीएस आपसे पूछने जा रहा है, नहीं, नॉट। इसका मैं एक और एग्जांपल अभी दूंगा आपको। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, सोशल इनइक्वालिटी, आप खुद लॉजिक लगा के देखिए। ये क्वांटिफाइबल है, ये क्वांटिफाइबल है, ये क्वांटिफाइबल है, ये कैसे क्वांटिफाइबल होगा मुझे ये बताइए। आप इसको कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं? थोड़ा लॉजिक लगाते हैं, आपको परफेक्ट आंसर मिल जाता, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको हमेशा चीजें पता ही हो, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है एसडीआई का, तो आप ये 3 चीजें तो आप समझ सकते हो कि हाँ, ये इसका डेटा तो हमको मिल सकता है। ये सोशल इनइक्वालिटी का डेटा हम कहां से लेकर आए भाई? तो आपको अपनी स्ट्रीट स्मार्ट थोड़ी स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है। स्मार्ट तरीका, हार्डवर्क दोनों जब मिलेगा तब आपका यूपीपीसीएस निकलेगा। नाउ कमिंग टू अदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव्स एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग्स? ठीक है, माधव स्वरूप वत्स, एस.डी. संकलिया, वी.एस. वकंकर एंड वी.एन. मिश्रा। आप दिल पे हाथ रख के बताओ कि कितनों को आंसर पता है। एंड मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, ये चीज आपके आंखों के सामने से जरूर गुजरी होगी। अगर आपने एनसीईआरटीज पढ़ी हैं, ओल्ड एनसीईआरटीज, तो ये इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट का नाम बुक में दिया है। तो मैंने भी जो पिछले बार बोला था ना कि हु, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, आप में हु, व्हाट, व्हेन एंड वेयर, ये आपका जानना बहुत जरूरी हो जाता है। एंड अब इसका आंसर मैं नहीं कहता हूं कि सबको आता ही होगा, बट जिसने भी एंशिएंट हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी होगी, आर.एस. शर्मा वाली, उसमें ये नाम साफ साफ है।
वीएस वाकंकर। ठीक है, तो आप जब भी कुछ पढ़ें आप उसमें अपना थोड़ा तो स्ट्रीट स्मार्टनेस दिखाइए। ये देखिए कि नॉट पूछा है कि इज पूछा है, एंड थर्डली हु व्हाट व्हेन वेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। मूविंग ऑन, अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि लास्ट ईयर यूपीपीसीएस ने स्कीम्स के रिलेटेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उससे रिलेटेड आपसे 3 यूपी स्पेसिफिक सवाल पूछे थे। स्कीम्स, माइंड यू, स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, क्वेश्चन स्टेट स्पेसिफिक था। तो आप जो भी पढ़ रहे हो उसमें आपको अपना स्टेट का एलिमेंट जानना बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश को ये कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ सिटीज इन उत्तर प्रदेश विच आर कवर्ड अंडर स्मार्ट सिटी स्कीम। मैं अगर आपको आज बोलूं स्मार्ट सिटी स्कीम के बारे में, आप एक पन्ना लिख देंगे, पूरा ऐसे लिख डालेंगे। बट अगर मैं ये पूछूं कि यार ये कौन सी सिटीज थी, आप कहां से बता पाओगे? अगर आप तभी बता पाओगे अगर आपने उत्तर प्रदेश के बारे में हल्का सर्च किया होगा कि जब मैं स्कीम पढ़ रहा हूं उस स्कीम में उत्तर प्रदेश को क्या लाभ मिल रहा है, कौन कौन चिन्हित जिले हैं उसमें, कहां कहां पर एप्लीकेबल है, कहां कहां पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो सिमिलरली एक और क्वेश्चन था इसी की तर्ज पर, सेम ईयर 2020 की बात मैं कर रहा हूं। ये स्मार्ट सिटी था, वो था हृदय के ऊपर। हृदय जो हमारी स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें कितने यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको हृदय स्कीम में शामिल किया गया है। तो अब आप ये देखिए, स्मार्ट सिटी स्कीम, हृदय स्कीम, एंड तीसरा जो था वो था नीति आयोग का एसडीजी इंडेक्स। अब आप जब नीति आयोग के, माइंड यू सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है यहां पर, बट अगर आप एसडीजी इंडेक्स देखोगे, एंड ये मैं स्पेशली बोल रहा हूं उन लोगों को जिन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस इंडेक्स के बारे में तो पता ही होगा ना। आप इसके लिए पेपर 2 एंड पेपर 3 में आप अच्छी खासी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर चुके होंगे, बट आपने कभी ध्यान दिया कि उसमें उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है, कि यूपी एज अ स्टेट क्या रैंक है उसकी? आपने ये ध्यान देने की कोशिश नहीं की कि आप जिस स्टेट की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, उसकी इस एसडीजी इंडेक्स में रैंकिंग क्या है। यूपीपीसीएस ने सवाल पूछ लिया, कुछ अलग से नहीं पूछा, आपकी आंखों के सामने से ही गुजरा था, बट उसने पूछ लिया। तो ऐसे में आप कुछ भी पढ़ें, अपने स्टेट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सो सिमिलरली नंबर ऑफ सिटीज इन यूपी विच आर कवर्ड अंडर स्मार्ट सिटीज की, ये 2020 के डेटा के अकॉर्डिंगली 12। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब अगेन सेम थिंग, आपने ये प्रोग्राम के बारे में 1000 बार पढ़ा होगा, आपने इसके बारे में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, जीएस मेंस में भी कहीं ना कहीं इसको लिखा होगा। पेपर 1 में सोसाइटी वुमेन डेवलपमेंट के ऊपर आ जाता है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट और जो आपका वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसमें आपने पढ़ा होगा। पेपर 2 में गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज में, मल नरिशमेंट में, पॉवर्टी एंड हंगर में, एंड पेपर 3 में ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपने इसको कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। बट यहां पर क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि ये है क्या, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें क्या क्या कवर्ड नहीं होता है। नहीं, तो आप हमेशा अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जरूरी नहीं कि जैसे मैंने पहले बोला पीसीएस आपसे वो पूछे जो आपको आता है, वो ये भी पूछ सकता है जो आपको नहीं पता है। ऐसे में आपकी स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी हो जाती है। अब ये क्वेश्चन देखिए, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन एंड फैमिली प्लानिंग। अब आप खुद सोच के देखिए, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, इम्यूनाइजेशन उनके स्वस्थ होने के लिए बहुत जरूरी है। आप बचपन से ही अगर उनका इम्यूनाइजेशन नहीं करेंगे तो आप उनको एक हेल्दी डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया को नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, ये तीनों चीजें जो हैं वो आपके बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। बट व्हाट अबाउट फैमिली प्लानिंग? व्हाट अबाउट फैमिली प्लानिंग? ये कैसे अफेक्ट कर रहा है बच्चे को भाई? क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें फैमिली प्लानिंग कहां से आ गई? ये तो ऑल टुगेदर एक नया एस्पेक्ट होना चाहिए ना, ये ऑल टुगेदर एक नया प्रोग्राम होना चाहिए ना, ये इसका एस्पेक्ट कैसे हो सकता है? तो
अगर आपको आंसर नहीं भी पता है, आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ यार, ये 3 चीजें जो हैं ये मेरे बच्चे के लिए बहुत जरूरी हो सकती हैं, बट ये फैमिली प्लानिंग मेरे अभी के बच्चे के लिए कैसे जरूरी हो सकती है भाई, और उसमें बच्चे का क्या रोल है। तो आप ये देखिए कि आप जो क्वेश्चंस हैं कुछ अलग से नहीं आ रहे हैं, आपकी हमारी आंखों के सामने ही थे, बट पीसीएस ने, यूपी पीसीएस ने आपसे सवाल पूछ लिया, आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मैं 4 क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे आपको एक स्ट्रीट स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ साथ अपनी हार्डवर्क को मिलाकर इस पेपर को निकालना है। नाउ मूविंग ऑन, अब आपने तो पढ़ लिया सिलेबस, ठीक है, अब आपको प्रिपरेशन किस तरह से करनी है वो बहुत जरूरी हो जाता है। अब मान लो कि मुझे साइंस बहुत अच्छी लगती, मान लीजिए, बट इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं अगर 10 घंटे पढ़ाऊं तो 7 घंटे साइंस ही पढ़ते रह जाऊंगा, नहीं ना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस, ये एक अलग ही चीज है, इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। करंट अफेयर्स एंड मिसलेनियस टॉपिक्स एंड उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक टॉपिक्स, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। आपको ये जानना जरूरी है कि मैं कुछ भी पढ़ रहा हूं, अब अगर मैं साइंस 10 घंटे पढ़ रहा हूं एंड ओवरऑल क्वेश्चन के 12 आ रहे हैं, तो मुझे बाकी 138 क्वेश्चन में कहां से करने जा रहा हूं भाई। तो आपको ये वेटेज एंड ये स्प्रेड पता होना चाहिए कि यूपी पीसीएस पिछले 5 सालों में एंड स्पेशली पिछले 2 सालों में किस एंगल में झुक रहा है, किस तरफ जाता जा रहा है। ठीक है, ये वही बात है कि आपने पिच रिपोर्ट तो पढ़ ली, आपको पता चल गया कि मेरा 22 यार्ड का दायरा इसी में खेलना है, आपको सब्जेक्ट मालूम चल गया, आपको सिलेबस मालूम चल गया, बट अब प्लेइंग 11 क्या है, अपोजिशन टीम 4 बॉलर्स खिला रही है कि 5 बॉलर्स खिला रही है। उन 4 बॉलर्स में, 5 बॉलर्स में कितने फास्ट बॉलर्स हैं, कितने स्पिन बॉलर्स हैं, कितने राइट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं, कितने लेफ्ट आर्म है, कितने लेग स्पिनर्स हैं, कितने ऑफ स्पिनर्स हैं। ठीक है, तो इसी के लिए आपको ये भी जानना जरूरी हो जाता है अपनी प्रिपरेशन को स्मार्ट बनाने के लिए। स्मार्ट, माइंड यू स्मार्ट, हार्डवर्क बहुत लोग करते हैं, स्मार्ट हार्डवर्क बहुत कम लोग करते हैं, एंड जो स्मार्ट हार्डवर्क कर ले जाता है वही आखिरी में अपना नाम पीडीएफ में देखता है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि यूपीपीएससी ने पिछले 2 सालों में, पिछले 5 सालों में क्या ट्रेंड रखा है यार। तो अब यहां देखिए, ठीक है, उसने पॉलिटी में 2019 में पूछे 17 सवाल, 20 में पूछे 20 सवाल, ओवरऑल पिछले 5 साल का ट्रेंड भी यही रहा 20। ठीक है, 5 साल को मैं जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं 16, 17, 18, 19, 20, 21 वाला अभी आने वाला है। ठीक है, जिसमें से आप ये भी मान के चलिए कि 16, 17 थोड़ा पुराने ट्रेंड पे चल रहा था, 17 से थोड़ा चेंज आना, मतलब 18 से थोड़ा चेंज आना स्टार्ट हुआ है, एंड 19, 20 में इसने काफी कोशिश की है, खासकर 19 में काफी कोशिश की यूपीपीएससी ने अपने आप को यूपीएससी से अलाइन करने की इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्प्रेड। ठीक है, तो 17, 20 ये 2 सालों का ओवरऑल वेटेज था, 5 सालों में इनका वेटेज रहा है पॉलिटी का 150 सवालों में, माइंड यू 20। ये आप हमेशा याद रखिए कि 150 सवाल आएंगे। ठीक है, 150 सवाल, नॉट 100 यूपीएससी में पूछती है, यूपी में 150 सवाल आते हैं। तो अब लेते हैं हिस्ट्री। अब आप हिस्ट्री का अगर देखेंगे 2019 में सवाल कितने आए, 20, 2020 में कितने सवाल आए, 22, एंड ओवरऑल 5 सालों में 18 है ऑन एवरेज। ये हमने कैलकुलेट किया है, ये ऑन एवरेज है, ये जरूरी नहीं कि जो मैं ये बोल रहा हूं इतना ही वेटेज रहेगा, बट ये एक जनरल ट्रेंड है। ठीक है, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हिस्ट्री में, अब अगर मैं थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि हिस्ट्री जब आपके मन में मैं बोलता हूं, खासकर यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए उनकी जो आदत बन चुकी है कि हिस्ट्री का मतलब 1857 के बाद की हिस्ट्री या फिर 1757 के बाद की हिस्ट्री, नहीं, हिस्ट्री यहां पर आ जाती है 3 ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। ठीक है, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, आपको तीनों पर फोकस करना पड़ेगा। और अगर आप इसका माइक्रो एनालिसिस करके देखेंगे, आप एक चीज पाएंगे कि हिस्ट्री में पिछले 3 सालों में, स्पेशली मैं 3 साल की बात कर रहा हूं अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न में मॉडर्न का जो वेटेज रहा है उतना नहीं रहा है बट उतना नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर 18 सवाल आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि एंशिएंट एंड मिडीवल से 12 सवाल तक आए हैं, एंड मॉडर्न से 6 से 7 सवाल हार्डली। बट ये एक ट्रेंड है, ये हर साल चेंज भी हो सकता है, ये एग्जाम एकदम इवॉल्विंग होता है। तो ऐसे में आपको एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न तीनों पढ़ के जाना है, आप इसमें से कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
नाउ कमिंग टू इकोनॉमी। इकोनॉमी में 2019 में पूछे 15 सवाल, 2020 में थोड़ा वेटेज कम होकर ये 10 पर आ गया, एंड ओवरऑल जो जनरल ट्रेंड है पिछले 5 साल का वो 12 है। अच्छा, इकोनॉमी की जब मैं बात करता हूं तो इकोनॉमी में आपको दो चीजें जाननी बहुत जरूरी हैं। जो ट्रेंड मैंने स्पेसिफिकली अपनी सामने एग्जाम देकर देखा है वो ये है कि पहले जो था इकोनॉमी वो काफी फैक्चुअल था, ठीक है। अब जो है वो कॉन्सेप्ट भी पूछने लग गया है। ऐसा नहीं है कि केवल फैक्चुअली पूछ रहा है बट कंसेप्चुअल भी पूछ रहा है। ऐसे में आपको दोनों चीजें जानना बहुत जरूरी है, बट अभी भी जो वेटेज है थोड़ा बहुत ज्यादातर फैक्चुअल के फेवर में है, ठीक है। अब ये फैक्चुअल कहां से आएगा? ये फैक्चुअल आएगा, आप लेट से आपने न्यूज़पेपर खोला, आप देखते होंगे कि कभी भी वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, IMF ने एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इन तीनों ने अपने अपने प्रेडिक्शंस किए हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की इंडियन जीडीपी को लेकर। एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री तो अपना अलग करती ही है। ये 4 में से 3 ऐसे हैं जिनका डेटा इतना सामने नहीं आता है, बट पेपर में आपको जरूर दिखेगा फ्रंट पेज पर कि वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है इंडियन इकोनॉमी को लेकर, IMF ने क्या बोला है और आरबीआई का अपना क्या प्रेडिक्शन है। बट इवेंचुअली माना क्या जाता है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलती है। बट यूपीपीसीएस ने सवाल पूछे हैं एंड अभी रिसेंटली पूछे हैं कि नेक्स्ट पर्टिकुलर ईयर का ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, या नेक्स्ट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या है आरबीआई द्वारा। आपने वो न्यूज़पेपर पढ़ा, आपने बड़ा बड़ा एनालिसिस देख लिया कि यार स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स क्या होने वाले हैं, वीक सेक्टर्स क्या होने वाले हैं, बट आप ये देखना भूल गए कि वो फिगर क्या थी, 6.2 था कि 7.2 था कि 5.2 था, या माइनस में जाएगा। तो इकोनॉमी जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि थोड़े फिगर्स क्या हैं, ठीक है। सेकेंडली, आपका जो ओवरऑल इकोनॉमिक डेटा है कि हमारा ट्रेड, ये पर्टिकुलर ट्रेड चाहे वो चाय हो, कॉफी हो, टोबैको हो, ठीक है, दूध हो, मीट एंड पोल्ट्री हो, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स हो, मिनरल्स हो, जो लार्जेस्ट चीज़ें होती हैं, इनका ट्रेड हमारा किस देश से ज़्यादा है, कहाँ से इंपोर्ट ज़्यादा है इंडिया में, कहाँ का एक्सपोर्ट इंडिया से ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो ये सब फैक्चुअल डेटा आप इकोनॉमी में कवर करते हैं, बट पिछले 3 सालों में कॉन्सेप्ट पर पीसीएस ध्यान देने लग गया है। अगर 15 सवाल पूछे थे, 10 सवाल पूछे थे, 12 सवाल आते हैं, अब मान के चलिए 7 से 8 फैक्चुअल होंगे तो 4 से 5 आपके कॉन्सेप्चुअल भी होंगे, और वो कॉन्सेप्चुअल आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो इतना डीप में नहीं जाते हैं। अगर आपने एनसीईआरटीज पढ़ी हैं वो आपका इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू ज्योग्राफी। अच्छा, अब ज्योग्राफी में एक बहुत बड़ा इशू क्या होता है कि मैंने बात करते देखा है, जो पीसीएस की केवल फोकस कर रहे होते हैं एंड अचानक से जो यूपीएससी फोकस करते करते पीसीएस में आते हैं, वो क्या बोलते हैं, अरे यार यहाँ तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछ लेते हैं। भाई क्यों ना पूछें, सिलेबस में साफ साफ मेंशन्ड है। प्री के सिलेबस आप उठाकर देखिए, जैसे मैंने कहा था आपको सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ज्योग्राफी के 3 एस्पेक्ट्स हैं, इंडियन ज्योग्राफी फैक्चुअल, वर्ल्ड ज्योग्राफी फैक्चुअल एंड एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी, जिसमें आपका ओशियन, ठीक है, विंड करंट्स, ये सब आ जाता है, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब आ जाता है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योग्राफी के, जिसको हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसका वेटेज कंपेरेटिवली लो होता है, ज़्यादा वेटेज होता है इंडियन ज्योग्राफी का, ठीक है। एंड ज्योग्राफी में दूसरा आता है वर्ल्ड, ठीक है। बहुत कठिन नहीं आता है बट बहुत आसान भी नहीं आता है, बट अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखिए 19 में पूछे 16 सवाल, 20 में पूछे अगेन 16 सवाल एंड ओवरऑल वेटेज 15, ठीक है। तो ये अपने ट्रेंड पर टिका रहा है, इसने बहुत फ्लक्चुएशंस नहीं देखे हैं, ये अपने ट्रेंड पर टिका रहा है। नाउ कमिंग टू एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज है ना जिसका कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं होता है। आप इसको कभी कभार ज्योग्राफी में भी देख लेते हैं और कभी कभार आप इसको मिसलेनियस में भी देख लेते हैं, बट जो एक थ्रू एंड थ्रू प्योर एनवायरनमेंट है वो आपका है 2019 में 13, 2020 में अगेन 13 एंड पिछले 5 सालों में अगर मैं बात करूं तो 12, ठीक है। ये यहाँ पर यूपीएससी जितना डीप नहीं पूछते हैं। आपका अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन है तो आपको थोड़ा यहाँ पर फैक्चुअल जाना पड़ता है, फैक्चुअल इन द सेंस कि आपके नेशनल पार्क्स कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। आपका जो बोर्ड्स हैं डिफरेंट, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, ठीक है, ये सब जो बोर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल जो बोर्ड्स हैं, या फिर एनजीटी हो गया, इनका गठन कब हुआ था, इनकी बेंचेस कहाँ पर हैं, कब हुआ था, किसने किया था, ये जानना है। नए नेशनल पार्क्स कौन से हुए हैं, रामसर साइट्स कौन सी नई जुड़ी हैं, अगेन सेम स्टेट में क्या हुआ था, जैसे लास्ट ईयर पूछ लिया था कि यूपी की रामसर साइट्स कितनी नई ऐड हुई हैं, जहाँ तक मुझे याद है 6 हुई थी, ठीक है। उसको मिलाकर अब टोटल मेरे ख्याल से 7 हैं, आई एम नॉट श्योर ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, बट
यूपी पीसीएस ने सवाल जरूर पूछा था कि रामसर कन्वेंशन में यूपी में नई साइट्स कितनी ऐड हुई हैं, ठीक है। तो जब इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट उतना पीसीएस में नहीं आता है, बट हाँ अगर आपको अब पता है आपको बहुत आसान हो जाएगा बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना। ये अभी भी फैक्चुअल एलिमेंट पे ज़्यादा रहता है। नाउ कमिंग टू साइंस, 2019-17, 2020 ड्रास्टिकली 6 क्वेश्चन कम हो गए, 11 पर आ गया, एंड ओवरऑल वेटेज 12। तो अगर आप देखें तो 19 वॉज एन एक्सेप्शन, 11 जो था 20 का वो नॉर्मली अलाइन था अपने ओवरऑल ट्रेंड से। अच्छा, यूपीएससी में हम लोग साइंस की अगर बात करें तो 2020 में जो साइंस आया था वो काफ़ी स्कूल एनसीईआरटी बेस्ड हो गया था। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर करंट अफेयर्स बेस्ड आती थी, बट पीसीएस की जो साइंस सेक्शन होता है वो थ्रू एंड थ्रू आपका साइंस है। जब थ्रू एंड थ्रू साइंस में बोल रहा हूँ, ये वो साइंस है जो आप 6 से लेकर 10 तक अपनी स्टेट बोर्ड्स में या फिर एनसीईआरटीज में पढ़ते हैं कि विटामिन ए की क्या जरूरत है, विटामिन बी की क्या जरूरत है, विटामिन के की क्या जरूरत है, ये पर्टिकुलर डिजीज कौन से मच्छर काटने से होता है, ये पर्टिकुलर डिजीज कौन से बॉडी को इफेक्ट करती है, ठीक है। ये अगर पत्ता है तो क्लोरोफिल का रोल क्या है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं बट क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे ही आते हैं, ठीक है। लेटेस्ट करंट अफेयर्स में इतना ये लोग नहीं जाते हैं, अभी भी साइंस यहाँ पर कन्वेंशनल पूछी जाती है जिसका ज़्यादातर झुकाव बायोलॉजी की तरफ होता है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज करंट अफेयर्स एंड मिसलेनियस टॉपिक्स। अब ये करंट अफेयर्स एंड मिसलेनियस टॉपिक्स क्या हैं? करंट अफेयर्स तो सबके लिए बहुत ऑब्वियस चीज़ है कि करंट अफेयर्स क्या हो गया, बट मिसलेनियस टॉपिक्स क्या हैं? मिसलेनियस टॉपिक्स हैं आपका सबसे पहले तो सेंसस, ठीक है, दूसरा हो गया अर्बन डेटा, तीसरा हो गया आपके जो वेरियस अदर सेंसस होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली हुआ था लाइफ स्टॉक सेंसस, ठीक है। तो ऐसे सेंसस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये हो गया वेरियस सेंसस, ठीक है। चौथा हो गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड उनके हेडक्वार्टर्स। पांचवा नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और ये यूपीपीएससी हमेशा पूछता आया है, ठीक है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड उसके हेडक्वार्टर्स। छठा आपका हो गया फॉरेस्ट रिपोर्ट्स, ये दोनों इंडिया की भी और यूपी की भी। सातवां हो गया इकोनॉमिक डेटा, ठीक है। अब अगर आप ये देखेंगे तो सेंसस, अर्बन डेटा, वेरियस सेंसस, ठीक है, जैसे लाइफ स्टॉक हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उनके हेडक्वार्टर्स, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उनके हेडक्वार्टर्स, फॉरेस्ट रिपोर्ट दोनों इंडिया और यूपी की, इकोनॉमिक डेटा जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कहाँ पर हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ पर कम इंपोर्ट कर रहे हैं, किसकी पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई, ये सब चीज़ें जानना बहुत जरूरी होता है। ये आपका ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर ये 2019 में 45 पूछा गया, 2020 में देखिए 52 था, एंड ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखें तो 55 रहा, जिसमें आप रफली ये मान लीजिए 30 आपका करंट अफेयर्स होता है और 25 जो होता है वो मिसलेनियस होता है, ठीक है। एंड 1/3 वेटेज है इसका, 1/3 वेटेज है इसका। सोचिए आपके सामने कितना आसान है मार्क्स लेकर आना। अगर आप लेट से 55 ही है, अगर आप इसमें 45 भी अगर सही कर ले गए, आप सोचिए कितने अच्छे एडवांटेज पर हैं। आपकी काउंटिंग ही 45 से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आपने अगर इसको टैकल कर लिया, आपको एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। वही बात है कि आपने टॉस जीत लिया और आप पहले बैटिंग कर रहे हो, चौथे इनिंग्स की पिच तो टूटने वाली है, वहां पर बैटिंग बहुत कठिन होने वाली है। तो अगर आपने ये कॉन्कर कर लिया, आपने आधा कॉन्कर कर लिया, क्योंकि आपका ये जो एलिमेंट्स है ये बाकी सब एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत आसान टॉपिक है। एंड मिसलेनियस टॉपिक्स तो ऐसे टॉपिक्स हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने 4 से 5 दिन में निपटाए हैं। आप केवल गूगल करना है, और आपको अगर गूगल नहीं भी करना है, मैं आपको हैबिटेट पे हेल्प करूंगा। इसके लिए मैं आपके लिए डेटा लेकर आऊंगा, मैं आपको चीजें बताऊंगा, ठीक है, कि इस बार लाइफ स्टॉक सेंसस में क्या था, इस बार यूपी की फॉरेस्ट रिपोर्ट में ऐसा क्या है, इस बार इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट में क्या है,
ठीक है। एसर की जो रिपोर्ट आई है, हर साल एसर की एक रिपोर्ट आती है, ठीक है, जिसमें ये होता है कि लर्निंग आउटकम्स क्या रहे हैं बच्चों के, ये सब यूपीपीएससी पूछ लेता है। एंड माइंड यू वन मोर थिंग, जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं उसमें रीजनल ग्रुपिंग्स भी आ जाती हैं, ठीक है। तो आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि इसमें आईआर भी आ जाता है थोड़ा बहुत। बट यूपीपीएससी ने जैसे पीछे आपने देखा ना कि नॉट जरूर पूछा, वैसे इसमें भी जरूर पूछ लेता है कि अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज विच आर नॉट द मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि दी हुई देशों की सूची में से कौन से देश इस पर्टिकुलर ग्रुप के सदस्य नहीं हैं। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। सिमिलरली नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आपका आईसीएमआर हो गया, आईएफआर हो गया, ठीक है, आपका आईसीएआर हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, आपके ऐसी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो या तो ऑटोनॉमस हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है या फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फंडेड है, ये कहाँ पर है, इनका मैंडेट क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, नो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, आपके सामने मार्क्स हैं, एक मार्क्स की लड़ाई है जब यहाँ पर, तो आपके सामने 40 से 45 मार्क्स का एडेड एडवांटेज है अगर आपने ये चीज कवर कर रखी है तो। नाउ कमिंग टू द लास्ट थिंग, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक। भैया अगर उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, आपको 23 करोड़ की पॉपुलेशन वाले राज्य में आपको अफसर बनना है, तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में जानना तो बहुत जरूरी है ना। वो आपका जो वेटेज है 8, 6, 6, ओवरऑल 5 सालों में 6 आए हैं, ठीक है, कम नहीं है। जहां पर एक मार्क्स की लड़ाई है वहां पर ये भी है। कुछ लोग इसको डायरेक्टली नहीं ढूंढ पाते कि यार ये आया कहां पर था। आप तो बोल रहे हो पार्थ यार कि 6 सवाल थे 2020 में, कुछ लोग बोल रहे हैं 1 सवाल था, कुछ लोग बोल रहे हैं 8 सवाल था, कुछ लोग बोल रहे हैं 10 सवाल था। बट एक आपका कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर उत्तर प्रदेश या फिर उसकी पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक होगा। अब कुछ लोग क्या बेवकूफ़ी करते हैं कि अगर हृदय के स्पेसिफिक पूछा या एसडीजी इंडेक्स के ऊपर पूछा या फिर आपका अर्बन स्मार्ट सिटी के ऊपर पूछा, तो यानी वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो गया, वो कहाँ से पार्थ यूपी स्पेसिफिक हुआ। अरे बाबू, उसके अंदर का जो क्वेश्चन था वो तो यूपी स्पेसिफिक था ना भाई। तो ऐसे में आपका उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक जो चीजें हैं वो ओवरऑल 8 से 10 के बीच में रही हैं फॉर अ सेफ साइड। पिछले 5 साल का अगर हम एवरेज आउट करें तो ये 6 है, ठीक है। अब आपको ये लगेगा कि पार्थ ये तो यार फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में तो बहुत नीचे है, बट नहीं, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में नीचे नहीं, काफी ऊपर है, क्योंकि आपको केवल प्रीलिम्स नहीं निकालना है, आपको मेंस भी निकालना है। एंड मेंस में क्या है, मेंस में आपके पास अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रस्ट मी पेपर 1, 2, 3 में 5 से 6 सवाल आपके यूपी के आते हैं। तो अगर आपने इस प्रीलिम्स में छोड़ दिया तो आप बाकी आगे कैसे कवर करेंगे। आप इसीलिए मैं कह रहा हूं मेंस की तैयारी करिए, प्री अपने आप निकलेगा। यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, आपके सामने होते हैं। एंड ये 6 मार्क्स प्लस 55 मार्क्स, सोचिए 61 मार्क्स का आपका सडनली मतलब 1/3 के भी ऊपर का जो वेटेज है वो तो आपका यहीं पर ही खत्म हो रहा है यार। तो आप क्यों अपनी इजी अपॉर्चुनिटी खो रहे हो। किसी के लिए यार हिस्ट्री वीक हो सकता है, किसी का इकोनॉमी वीक हो सकता है, बट जिसने ये 2 चीजें कवर कर ली उसके लिए तो यार चीजें कितनी आसान हो गई। वो एक गैम्बल भी कर सकता है कि यार अगर मेरी साइंस वीक है तो मैं चलो साइंस इस बार उतना नहीं पढ़ सकता हूं, मैं इस पर फोकस कर लेता हूं। तो आप ये सोचिए 61 मार्क्स ओवरऑल पिछले 5 सालों में 150 सवालों का ये वेटेज है, सोचिए कितना आसान है। अब ये इसका कंटेंट कहां से लेकर आएंगे, मैं दूंगा आपको। आप हैबिटेट में मेरे पास आइए, मैं आपको दूंगा अपने डिस्कशंस में। जून में पेपर है, उससे पहले मैं आपका पूरा यूपी तैयार करूंगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा 2020 और 21 के सॉरी यहां पर थोड़ी ये गलती है, ठीक है, ये 19 होना चाहिए, सॉरी फॉर द टाइपो, एंड ये 20 होना चाहिए, ठीक है। दैट इज माई मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी। बट अगर आप 19 और 20 का प्रीलिम्स देखेंगे तो आपका ये ओवरऑल वेटेज है, ये आपका पिछले 5 साल का ट्रेंड है, ठीक है। एंड सॉरी फॉर दिस ऑल दिस ड्राइंग्स, मेरी राइटिंग कमजोर है। सो अब तक मैंने आपको समझाया कि यूपीपीएससी के प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होता है, ठीक है, एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या होती है, एंड उसका जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज है, ये गलती है, बट जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज है वो क्या रहता है। सो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि अब तो आपको बेसिक आइडिया मिल गया, अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, किस रिसोर्स मटेरियल को लेकर आना है, कैसे आपको मॉक टेस्ट देने हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एंड कैसे आपको एक ओवरऑल यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए पढ़ना चाहिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सेफ रहें। एंड समन्वय फॉर्म हमारे कमेंट सेक्शन में है, उसको जरूर फिल करें। आपके और भी जो यूपीपीएससी को रिलेटेड डाउट्स हैं आप वहां पर रीच आउट करें हमको।
हमारे जो एक्सपर्ट मेंटर्स हैं यूपीपीएससी के, वो आपको कॉल बैक करेंगे, वो आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करेंगे। एंड इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आप सेफ रहेंगे, अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स अ लॉट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.